प्रदेश में आईएएस और आईएफएस ऑफिसर्स के पद घटाने के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार पुलिस आला अधिकारियों के पद घटाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में कई ऐसे पद हैं जिनकी जरूरत कम है और बता दें कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में अपनी नौकरशाही को सुव्यवस्थित किए जाने का दावा करते हुए बड़ा कदम उठाया था। इसमें आईएएस अधिकारियों की संख्या 153 से घटाकर 147 और आईएफएस अधिकारियों की संख्या 114 से घटाकर 83 किया गया। अनुमान है कि इन पदों को कम करने से हर अधिकारी पर सालाना करीब 45 से 50 लाख रुपए खर्च बचेंगे। आपके पुलिस में भी परिवर्तन कर रहे हैं। आने वाले समय में हम इसमें और परिवर्तन करेंगे। उच्च अधिकारियों की जो पद है ना, उसको हम कम करने की सोच रहे हैं। इतने सारे डीजीपी है, इतने सारे एडीजीपी है, काम एक ही है, तो थोड़ा सा निचले स्तर पर उसको जरूर कम किया जाए। तो मैंने अभी बात की थी, कल ही जो हमारे चीफ सेक्रेटरी बने डीजीपी साहब से भी बात की है, इन पदों को भी कम किया जाए। सिर्फ पोस्टें क्रिएट करके उसमें अपने अधिकारी की फौज ज्यादा हो गई है पुलिस में, तो ठीक है, लेकिन नीचे कर्मचारियों की फौज कम होगी। तो निचले स्तर पर हम ज्यादा भर्ती करेंगे, वो ज्यादा काम करेंगे और वो सब बैठ के आपसी मेलजोल से ही होगा। डीजीपी और एडीजीपी जैसे कई शीर्ष पदों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पदों का काम एक ही है, लेकिन अलग अलग पद बनाए गए हैं और वे इनकी संख्या कम करने की बात कर रहे हैं। इस फैसले पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। हिमाचल बीजेपी के मीडिया संयोजक करण नंदा ने पूछा कि मुख्यमंत्री को पहले ये बताना चाहिए कि सरकार अस्थायी व्यवस्था पर क्यों चल रही है। देखा जाए तो केवल मात्र अफसरों के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो कानून व्यवस्था जो है, आप देखेंगे कि हर जगह जो गोलियां चल रही है, मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है, इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं और इनको लगी है कि हम अफसरों को के ऊपर जो है वो कटौती करने का मांग कर रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि अगर अफसर काम नहीं करेंगे तो क्या आप नीचे के जो सबॉर्डिनेट्स है उनको एचएएस काडर में लाने का प्रयास करेंगे या आईएएस काडर में इनको ले जाने का प्रयास करेंगे। और हम इनसे ये भी मांग करते हैं कि आपका अगर बार बार कहते हैं कि पोस्टें डबल है या एक पोस्ट के अतिरिक्त एक और पोस्ट है जो सेम काम लिया जा रहा है, उसकी सूची लाइए, सार्वजनिक करिए और उसमें प्रूव करिए कि भाई साहब ये वाली पोस्ट गलत है, आप उसको कैंसिल कीजिए। हमें तो ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार के लिए एक स्मूथ वे बनाया जा रहा है, वहां पे भ्रष्टाचार के लिए एक मार्ग प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि जितना एक आईएएस और एचएएस लग के भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास करेगा, वहीं दूसरे कर्मचारी सरकार के दबाव में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। शिमला के सील्ड रोड से खबर, जहां पर परमिट विवाद के बीच में बड़ा घटनाक्रम सामने आया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की निजी गाड़ी का पुलिस ने चालान कर दिया। दरअसल इसी दौरान गाड़ी में पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सवार थी। और ये भी बता दें कि दरअसल सील्ड रोड पर परमिट व्यवस्था को लेकर शिमला में एडवोकेट लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी दौरान प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने सील्ड रोड से गुजर रही कई गाड़ियों को रोका और उनके परमिट की जांच की मांग उठाई। और इसी दौरान बिना परमिट चल रही कई गाड़ियां उनके निशाने पर आई, जिनमें मंत्री विक्रमादित्य सिंह की निजी गाड़ी भी शामिल थी। हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर के ऐतिहासिक पहचान माने जाने वाले यूएस क्लब के एंट्री गेट को सड़क चौड़ाकरण के दौरान ध्वस्त किए जाने के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अख्तियार किया और खुद इसका संज्ञान लिया गया और अदालत ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए प्रदेश सरकार और नगर निगम शिमला से विस्तृत जवाब तलब किया है। अदालत ने लोक निर्माण विभाग के सचिव और नगर निगम शिमला के आयुक्त को नोटिस जारी कर ये स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर किन परिस्थितियों में इस ऐतिहासिक धरोहर को ध्वस्त किया गया। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि इस यूएस क्लब और गेट को 1844 में बनाया गया था। शिमला में सील्ड और रेस्ट्रिक्टेड रोड को लेकर जो विवाद चला, उसी बीच में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका भी चर्चा में आई। इल्जाम है कि शिमला की एसडीएम ओशित शर्मा ने
मीडिया के सामने प्रशासनिक रौब जमाने का प्रयास किया। मामला उस समय गरमाया जब हिमाचल हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने वीआईपी वाहनों को बिना रोक टोक चलाने पर आपत्ति जताई और एसडीएम आशीष शर्मा वीडियो में मीडिया को उन्हें रिकॉर्ड करने से रोकते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों से जनगणना 2027 के तहत चल रहे सब गणनाइस ऑफिसर्स पर हिमाचल प्रदेश जनगणना संचालन निदेशक दीपशिखा शर्मा और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया, इसकी प्रमुख विशेषताएं और नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी और अभियान में एक्टिव भागीदारी सुनिश्चित किए जाने का आह्वान भी किया गया। मुख्यमंत्री ने खुद ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर अभियान में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने लोगों से 15 जून 2026 तक अपनी सब गणना पूरी किए जाने की अपील की है। पंचायती राज चुनाव संपन्न होने के बाद नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो चुकी है। पंचायती राज विभाग ने राज्य स्तर के शपथ ग्रहण समारोह का प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मंजूरी और समय मिलने के बाद तय होगी समारोह की तारीख। और शिमला के ऐतिहासिक पीट हाउस में विशेष शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो सकता है। प्रदेश भर के 3,754 प्रधान और 3,754 उप प्रधानों को समारोह में आमंत्रित किया जाएगा। राज्य स्तर पर प्रधानों और उप प्रधानों का सामूहिक शपथ ग्रहण करवाने की तैयारी है। जीत हुई है, शानदार जीत हुई है। मंडी की जनता का हृदय से आभार और नए जो हमारे काउंसलर जीत करके आए उनको मेरी शुभकामनाएं। बिना कहे संदेश है, बड़ा संदेश है और मुझे लगता है कि प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को, मुख्यमंत्री को, सरकार में बैठे हुए वो लोग हैं जिनको सुनाई नहीं दे रहा था, मंडी की आवाज़ सुनो और मंडी की नहीं पूरे हिमाचल की सुनो, धर्मशाला की आवाज़ सुनो, सोलन से भी आवाज़ आ रही है। तो इसलिए संदेश बड़ा साफ है कि प्रदेश की जनता ने तय कर दिया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। नगर निगम चुनाव परिणामों के बाद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मंडी, धर्मशाला और सोलन नगर निगम चुनावों की समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटियों का गठन किया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के निर्देशों पर गठित ये कमेटियां चुनाव परिणामों के विभिन्न पहलुओं की जांच करेंगी। अब बात करेंगे सांसद सुरेश कश्यप की, जिन्होंने जनमत खो देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनमत खो चुकी प्रदेश की सुक्खू सरकार नगर निगम, नगर परिषद और जिला परिषद में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। प्रदेश में हुए चुनाव 2027 का रोड मैप तैयार करेंगे। सांसद ने कहा कि सत्ता के सेमीफाइनल में कांग्रेस को जनता ने नकार दिया। पूरे राज्य में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। सरकार ने पहले चुनाव टालने के पूरे प्रयास किए। पंचायत समिति के चुनाव में भी एक तरफा जीत हासिल हुई। झूठी गारंटीज और झूठे वायदों का नतीजा मिला। 2027 में बीजेपी की एक तरफा जीत का उन्होंने दावा भी किया। जिस प्रकार के नतीजे आए हैं उससे ये साबित हो गया कि प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार है वो जनमत को खो चुकी है। पूरा प्रयास किया सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, उनकी सरकार ने, कि चुनाव को किसी प्रकार से टाला जाए, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाती। अंततः उनको स्थानीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव करवाने पड़े और नतीजे आपके सामने हैं। नगर निगम तीनों भारी मार्जिन से हमने जीती और अब जब नगर पंचायत, नगर परिषद की बात करें उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की और अब पंचायत और बीडीसी और जब जिला परिषद के नतीजे आए
तो आप देख लीजिए पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है। जिला परिषद चुनाव में पराजित हुए कांग्रेस के युवा नेता तरुण ठाकुर की बात करेंगे। तरुण ठाकुर ने हार के बाद ऐसा एग्जाम्पल पेश किया है जिसकी पूरे क्षेत्र में जमकर चर्चा हो रही है। जिला परिषद चुनाव में विजेता रहे रोहित ठाकुर के सम्मान में आयोजित आभार रैली के दौरान अचानक से तरुण ठाकुर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उन्हें देखकर कुछ देर के लिए लोग भी हैरान हुए। मंच पर पहुंचते ही तरुण ठाकुर ने सबसे पहले रोहित ठाकुर को फूलों की माला पहनाई और फिर गले लगाकर जीत की शुभकामनाएं दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कांगड़ा रेलवे स्टेशन पर कांगड़ा घाटी रेल सेवा की बहाली के अवसर पर कहा कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 और 27 में हिमाचल की रेल परियोजनाओं के विस्तार आधुनिकीकरण के लिए 2,911 रुपये का प्रावधान किया है। एक बार फिर से बता दें, 2,911 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि ये राशि पूर्व यूपीए सरकार के दौरान मिलने वाले अधिकतम 104 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 27 गुना अधिक है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पठानकोट जोगेंद्रनगर रेल मार्ग पर 2 सालों बाद रेल सेवा दोबारा से बहाल की जा रही है। एक पुल के टूटने की वजह से ये सेवा बंद हो गई थी। उन्होंने कहा कि रेलवे विभाग, स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से आज ये सेवा फिर से शुरू की जा रही है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मैं हिमाचल की जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं और माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने हिमाचल के लिए इस वित्तीय वर्ष में 2026-27 में 2,911 करोड़ रुपए का रेल परियोजनाओं के लिए प्रावधान किया है। जितना कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, उससे ज़्यादा पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में आज नीट पेपर लीक मामले में सम्मिलित देशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। मीरपुर के गांधी चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए जाने के इल्जाम लगाए। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के ढूलमूल रवैये पर उन्होंने त्याग पत्र की मांग की है। जो धरना प्रदर्शन है, जो एक नीट पेपर घोटाला हुआ है, लाखों विद्यार्थियों, लाखों युवाओं के साथ और उनके परिवारों के विश्वास को तोड़ा गया है, उसी के उपलक्ष्य पर आज हम केंद्र सरकार के खिलाफ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ और उनसे केंद्र से हम ये मांग करने आज यहाँ बैठे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो इस घोटाले की जांच की जाए। जो भी एजेंसियां या केंद्र सरकार के जो भी नेता इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। राजनीतिक दल तो चलो विरोध करते ही आए हैं और करते रहेंगे, लेकिन अब देश का बच्चा जो 18-19 साल का बच्चा है, वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे जो है ये नीट के जो पेपर है लगातार लीक हो रहे हैं। और हम तो बड़े पहले से कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं नीट ही नहीं हो रहा, यूपीएससी के पेपर भी लीक हो रहे हैं। कि ये सिर्फ नीट के पेपर के लिए नहीं है, ये तो हमारे जो सीबीएसई के भी है, जो चेकिंग के लिए फिर बोला था, उसमें भी मतलब ऐसे शो कर रहे हैं कि जैसे उनके सर्वे डाउन तो बैंक में होता है, पर उनका पता नहीं क्या सिस्टम है। और CUET, ये हमारे जितने एग्जाम्स हो रहे हैं, इनमें जिस तरीके से ये पेश आ रही है दिल्ली और जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है सेंटर का, बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज इतने करोड़ों की आबादी में अच्छे अच्छे बच्चे निकाल रहा है और वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और अचानक वो महसूस कर रहे हैं कि हमारी मेहनत कहाँ गई। राजधानी शिमला का रुख करेंगे, जहां के लोग पहले से ही लंबे ट्रैफिक जाम से परेशान हैं। वहीं पर बालूगंज क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक रणजीत राणा की गाड़ी के कारण यातायात बाधित होने का मामला सामने आया।
इल्जाम है कि विधायक की गाड़ी सड़क पर खड़ी रहने से जैम की स्थिति पैदा हुई, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने इसे सत्ता की हनक बताते हुए नाराजगी व्यक्त की। लोगों का ये कहना है कि आम जनता ट्रैफिक नियमों का पालन करे और जनप्रतिनिधियों के लिए अलग से व्यवस्था हो। ये दोहरे मापदंड को दर्शाता है। सोलन नगर निगम के हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में विजयी रहे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षदों को मंगलवार को आधिकारिक रूप से जीत के प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। जिलाधीश कार्यालय में आयोजित प्रक्रिया के दौरान सभी निर्वाचित पार्षदों ने अपने प्रमाण पत्र प्राप्त किए और इसी अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के सभी नवनियुक्त पार्षद जिलाधीश महोदय के कार्यालय में आए। आज उनको जो जीत का सर्टिफिकेट है जिलाधीश महोदय के हाथ से बांटा गया और मैं आप सोलन की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस तरीके से हमने लगभग 1.5 वर्ष सोलन के विकास के लिए संघर्ष किया, अब हमारी बारी है कि हम लोगों को उसका परिणाम करके आने वाले साल 1.5 साल के अंदर आप ये देखोगे कि भी स्थिति में परिवर्तन आएगा और जनहित के फैसले लिए जाएंगे और आने वाले जो विधानसभा चुनाव में आप एकमुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। सोलन सब्जी मंडी में मंगलवार को स्थानीय टमाटर की पहली खेप पहुंचने के साथ ही नए सीजन का आगाज हो चुका है। सीजन की पहली आवक को लेकर मंडी में उत्साह का माहौल है। व्यापारियों ने मिठाई बांटकर स्थानीय टमाटर का स्वागत किया और किसानों के बेहतर उत्पादन व फसल सीजन की कामना की। टमाटर की जो फसल है लोकल में अच्छी है और आने वाले समय में भी लगता है कि रेट टमाटर का अच्छा रहेगा। अभी शुरुआत है, अभी लाडवा का टमाटर चला है और देसी भी चला है, तो इसके साथ अभी रेट 200 से लेकर 350 रुपए तक अभी टमाटर बिका है आज और आने वाले समय में उम्मीद। और इसी के साथ बात करेंगे देश की सबसे लंबी मोटरेबल टनल की। अटल टनल रोहतांग आज सिर्फ सामरिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी देश के सबसे व्यस्त पर्वतीय मार्गों में शामिल हो चुकी है। साल 2020 में शुरू हुई इस 9.2 किलोमीटर लंबी टनल पर लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव ने सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं और इन्हीं चुनौतियों के समाधान के लिए मनाली में कुल्लू और लाहौल स्पीति प्रशासन BRO और पुलिस अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक का प्रबंध किया गया और बैठक में अटल टनल के भीतर ट्रैफिक जैम, आपातकालीन वाहनों की आवाजाही, सर्दियों में सड़क बहाली, शेल्टर हाउस और इसके साथ सार्वजनिक शौचालय और दोनों पोर्टल्स पर पर्याप्त चर्चा की गई। विस्तार से चर्चा की गई तो लाहौल स्पीति प्रशासन ने कहा कि टनल में जैम लगने की स्थिति में पूरे जिले की कनेक्टिविटी प्रभावित हो जाती है और आपातकालीन सेवाएं भी बाधित होती हैं। अटल टनल की बढ़ती अहमियत को देखते हुए अब इसे सुरक्षित, सुचारू और हर मौसम में निर्बाध बनाए रखना प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। देखिए ये अटल टनल की एक सिक्योरिटी ऑडिट आज हमने की। व्हीकल्स गेट पाइल्ड अप एंड इट बिकम्स ए हरक्यूलियन टास्क फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू evacuate tourists and to clear the snow, the firstly, and secondly there are, because this tunnel is of national importance and there is a lot of movement that takes place, we need to ensure that it continues to function as an all weather tunnel the way it was envisaged. तो आज कई बिंदुओं पर हमने BRO के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हमने चर्चा की और निर्देश ये दिए हैं उनको कि वो सिनेरियोज डेवलप करें और हर सिनेरियो के लिए जो है एक SOP बनाएं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी और BRO को कुछ क्लियर कट हमारे डायरेक्शंस हो कि इन एनी केस ऑफ इवेंचुअलिटी हमने रिएक्ट कैसे करना है। एंड वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस इशू परमानेंटली सो दैट स्मूथ मूवमेंट ऑफ पब्लिक एंड आर्म फोर्सेस कैन टेक प्लेस अक्रॉस द टनल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही नहीं और ताज़ा खबरों के साथ फिर मिलेंगे।